हे दोस्तों, मैं चिराग। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी का 15th वीडियो। इसमें सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 48 सबसेक्शन 2, फिर देखेंगे सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3A का पार्ट। उसके बाद उसका एक्सेप्शन भी बच जाएगा जो कि रूल 6DD बताता है, उसको भी आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ दे रखा है पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि जैसे एक असेसी ने रिलेटेड पर्सन से कोई भी गुड्स खरीदे या सर्विस ली जिसके बदले में असेसी ने पेमेंट किया होगा। अब असेसिंग ऑफिसर को उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, उसको लग रहा है कि ये अमाउंट एक्सिस पे किया गया है या जानबूझ के एक्सिस दिखाया गया है या अनरीजनेबल अमाउंट है कि मार्केट वैल्यू जो भी है उससे ज़्यादा दिखाया गया है। तो उस एक्सिस अमाउंट को या अनरीजनेबल अमाउंट को डिसअलाउड कर सकता है कौन? असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे ये बता रखा है एनी पेमेंट मेड बाय एन एसएससी टू ए रिलेटेड पर्सन, जो कि आगे हम कवर करेंगे, जिसमें एक तो रिलेटिव आता है और एक ऐसा पर्सन आता है जो एसएससी के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हो। तो वो रिलेटेड पर्सन की बात कर रहा है। तो कह रहा है एनी पेमेंट मेड बाय एन एसएससी टू ए रिलेटेड पर्सन शैल बी डिसअलाउड टू द एक्सटेंट इट इज एक्सिस और अनरीजनेबल एज पर असेसिंग ऑफिसर। अब देखिए, 1 पॉइंट दे रखा है और 2 पॉइंट। एक्सिस अनरीजनेबल सिंपल पार्ट है कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे वैल्यू दिखा रखी है, जो भी गुड्स और सर्विसेज ले रखी है, जो भी फैसिलिटी ले रखी है वो जानबूझ के ज़्यादा वैल्यू पे दिखा रखी है। अब एसएससी का इस पर क्या फ़ायदा होगा? एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। इसलिए असेसिंग ऑफिसर को जहाँ भी गड़बड़ दिखती है, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं, तो उस केस में क्या करता है, वो देखता है कि जो भी अमाउंट है वो एक्सेस कितना है या अनरीजनेबल कितना है और उसको डिसअलाउड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, रिलेटेड पर्सन में बोल रखा है सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 पॉइंट बी डील्स विद द रिलेटेड पर्सन। बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स रिलेटिव एंड पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। रिलेटिव में क्या दे रखा है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 मीन्स स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। और उस असेसी का स्पाउस हो गया, यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, भाई बहन हो गए। लीनियल असेंडेंट का मतलब क्या हो गया? वंशज, जो कि वंश को बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर मैं हूँ तो मेरा बेटा हो गया, फिर उनका बेटा हो गया, फिर उनका बेटा, इस तरीके से। डिसेंडेंट का मतलब क्या हो गया? मेरे फादर, यानी पूर्वज की बात कर रहे हैं तो फादर, उससे पहले के यानी ग्रैंडफादर हो गए, और भी उससे आगे चलते जाएंगे पहले के, तो वो पूर्वज की बात कर रहा है। तो पूर्वज, वंशज, भाई बहन, स्पाउस, ये सारे रिलेटिव में आ जाएंगे। सिंपल सा पार्ट है। अब देखिए, बोला पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसमें क्या दे रखा है? देखिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वनित। और आपको पता है कि इसमें क्या बोलते हैं जनरली? 20% या उससे ज़्यादा के वोटिंग पावर या 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट का राइट हो गया। तो यहाँ पे दो पार्ट आता है। अगर असेसी एक कंपनी है, मतलब जो भी बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहा है, असेसी वो कंपनी है, तो जो भी पर्सन जिसने उस कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा के इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं, यानी ओनर है 20% या उससे ज़्यादा का, तो वो बेनिफिशियल ओनर होगा, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है क्योंकि उसके पास वोटिंग पावर है, तो वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। वैसे ही बोल रहा है कि दूसरे केसेस में, मतलब असेसी कोई कंपनी नहीं है, असेसी नॉर्मल बिजनेस चला रहा है, इंडिविजुअल बिजनेस है, मतलब सोल प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी है, तो उस केस में जिसने भी 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट का राइट ले रखा है, उसके बिजनेस या प्रोफेशन में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 20% या उससे ज़्यादा का हकदार वो पर्सन होगा, तो वो पर्सन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन है और वो पर्सन रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है पर्सन इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन इफ इन ए केस वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन बाय ए कंपनी। मतलब असेसी कौन है? कंपनी। तो उस केस में जो पर्सन, सच पर्सन इज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर। इसका मतलब 20% या उससे ज़्यादा के इक्विटी शेयर होल्ड करके बैठा है, यानी वोटिंग पावर है, तब जाके वो पर्सन उस कंपनी का क्या कहलाएगा? रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। In any other case, such person is at any time during the previous year the beneficially entitled, हकदार है, to not less than 20% of the profits of such business or profession। जो भी इंडिविजुअल बिजनेस है, जो भी फर्म का बिजनेस है, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें मिनिमम 20%, तो 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट का हकदार वो पर्सन है, तो वो पर्सन सामने वाली फर्म का क्या कहलाएगा? रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। सीधी सी बात, नॉर्मल है। अब देखिए, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन दे रखी है इन केस ऑफ डिफरेंट एसएससी, कि अगर एक इंडिविजुअल है, अगर एक कंपनी है, अगर एक फर्म है, अगर एक एओपी है, तो उस केस में रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द असेसी, अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके जो भी रिलेटिव हो गए, जैसे मैंने आपको बताया भी, रिलेटिव में स्पाउस आ गया, ब्रदर सिस्टर आ गया, लीनियल असेंडेंट आ गया या डिसेंडेंट का पार्ट आ गया। वैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? ए पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कि ऐसे पर्सन जिसके बिजनेस या प्रोफेशन में उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, 20% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, एक तरीके से प्रॉफिट का एंटाइटलमेंट है, हकदार है। अब देखिए, वैसे बोल रखा है अगर एक कंपनी एसएससी है तो कंपनी का जो भी डायरेक्टर हो गया या डायरेक्टर के जो भी रिलेटिव हो गए वो एक तरीके से रिलेटेड पर्सन में आ जाएंगे।
तो देखिए, अगर कंपनी और डायरेक्टर के रिलेटिव के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज का लेन देन हुआ, ये हो गया, यानी कंपनी ने कोई गुड्स या सर्विसेज ली सामने वाले रिलेटिव से, डायरेक्टर के रिलेटिव से, तो उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि कोई एक्सेस पेमेंट तो नहीं किया गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और अगर उसको कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई एक्सेस या अनरीजनेबल अमाउंट दिख रहा है, तो वो डिसअलाउड कर सकता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ए पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ये बोल रहा है कि पर्सन जिसका बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा था, वो कोई सा भी पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, जिसमें कंपनी के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या कंपनी के डायरेक्टर के हैं, या कंपनी के जो डायरेक्टर है उसके रिलेटिव के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% है, उससे ज़्यादा वोटिंग राइट है। अगर वो कोई फर्म है तो 20% है, उससे ज़्यादा क्या प्रॉफिट का पावर है। एक तरीके से हम बोलते हैं कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल का, मैनेजमेंट का, वो भी पावर है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के पार्ट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एनी अदर कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन विच द अफोरसेड कंपनी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था वो कंपनी क्या कर रखी है, दूसरी कंपनी में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख के बैठी है। अब देखिए इसको ऐसे समझोगे एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है एक्स लिमिटेड होल्ड 20% इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड द असेसी। अब देखिए वाई लिमिटेड में एक्स लिमिटेड ने 20% इक्विटी शेयर होल्ड करके बैठा है, तो एक्स लिमिटेड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसमें, वाई लिमिटेड में। फर्दर एक्स लिमिटेड ऑल्सो होल्ड 20% शेयर्स इन जेड लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड का जेड लिमिटेड में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो रिलेटेड पर्सन हो गया कौन, एक्स लिमिटेड, किसका, वाई का भी हो और जेड का भी। तो यहाँ पे बोल रहा है जेड लिमिटेड शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिलेटिव फॉर वाई लिमिटेड। तो एक्स वाई का भी है और एक्स जेड का भी है, इसलिए जेड लिमिटेड जो भी है वो वाई लिमिटेड का भी रिलेटिव कहलाएगा। जेड लिमिटेड शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिलेटिव फॉर वाई लिमिटेड प्रोवाइडेड जेड लिमिटेड इज कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसको देखिए मैं ऐसे कवर कराता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए अब मैंने समझाने के लिए यहाँ पे वाई लिमिटेड लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिमिटेड लिख दिया और यहाँ पे जेड लिमिटेड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़िए पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इसका मतलब एक्स लिमिटेड का किसी पर्सन के बिजनेस या प्रोफेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वाई में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में। फिर देखिए बोल रहा है कि एनी अदर कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन विच द अफोरसेड कंपनी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अफोरसेड मतलब एक्स लिमिटेड का इस कंपनी में, एनी अदर में, तो एक्स कंपनी का जेड में भी इंटरेस्ट है। एक्स लिमिटेड ऑल्सो होल्ड 20% इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। तो इसका मतलब जो ये एनी अदर कंपनी है इस पर्टिकुलर असेसी की क्या बन जाएगी, रिलेटिव कंपनी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा वाई लिमिटेड, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स लिमिटेड और यहाँ पे लिखा जेड लिमिटेड, तो वो जेड लिमिटेड वाई की क्या बन जाएगी, रिलेटेड पर्सन बन जाएगी। तो ऐसे सोच के चलिए, सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना, सीधी सी बात है, एक्स ने क्या कर रखा है, वाई के शेयर होल्ड करके बैठे हैं और एक्स ने जेड के भी होल्ड करके बैठे हैं, तो जेड वाई की रिलेटेड बन जाएगी। बस ये बोल रखा है, बस प्रोवाइडेड ये बोल रहा है कि जेड लिमिटेड बिजनेस या प्रोफेशन को रनिंग कर रहा हो, कैरी कर रहा हो। अब देखिए अगर एक फर्म है तो फर्म के केस में क्या हो गया, फर्म का पार्टनर या पार्टनर के रिलेटिव आ गए। जैसे हमने कंपनी के केस में क्या बोला, डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव, वैसे फर्म के केस में क्या बोल रहे हैं, फर्म के पार्टनर और पार्टनर के रिलेटिव। वैसे ही देखिए आपने अभी कंपनी के केस में देखा था, वही पार्ट इसमें भी दे रखा है, ए पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द फर्म एनी ऑफ इट्स पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच पार्टनर। जैसे वहाँ क्या बोल रहा था, कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव, वैसे यहाँ पे बोल रखा है सेम टू सेम पार्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। एओपी में क्या आएगा, पार्टनर की जगह मेंबर आ जाएगा। तो जैसे कंपनी में डायरेक्टर, फर्म में क्या हो गया, पार्टनर, एओपी में क्या हो गया, मेंबर। तो ये बोल रहा है कि एओपी के मेंबर या मेंबर के रिलेटिव। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द एओपी, एओपी खुद और एनी ऑफ इट्स मेंबर और रिलेटिव ऑफ सच मेंबर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये हो गया। एन एचयूएफ, एचयूएफ के केस में क्या होता है, फैमिली होती है, आपको बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसका मेन क्या होता है, कर्ता। जैसे फादर सबसे बड़े हैं तो वो कर्ता, तो उसके जो मेंबर हो गए कौन हो गए, बेटे हो गए, बेटियां हो गई। तो आपको पता है कि 3 बेटे 2 बेटियां, तो ये बोल रहा है मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के मेंबर। और बोल रहा है रिलेटिव ऑफ सच पर्सन, उस मेंबर के भी रिलेटिव, यानी जो भी बेटे हो गए तो बेटे की भी तो क्या होंगी, वो क्या बोलते हैं, वाइफ होगी, यानी स्पाउस बोलते हैं हम, तो वाइफ होगी, यानी हस्बैंड की भी क्या होगी, वाइफ होगी। उनके भी बेटे बेटियां होंगी, तो वो भी तो रिलेटिव में आ ही जाएंगे, तो रिलेटिव ऑफ सच पर्सन। तो इसमें सब मिक्स कर दिया। अब रिलेटिव में क्या आता है, सब कुछ आता है, लीनियल असेंडेंट आ गया, डिसेंडेंट आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। तो एक तरीके से सबको इंक्लूड कर दिया इसने। ए पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द एचयूएफ और एनी ऑफ इट्स मेंबर और रिलेटिव ऑफ सच मेंबर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बताइए। अब देखिए इसी तरीके से बोल दिया, चाहे कोई भी असेसी हो, तो वही जो आपने ऊपर पढ़ा उसका ही शॉर्ट पार्ट है कि एन इंडिविजुअल हु हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी और द रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल।
तो ये बोल रहा है कि जो असेसी जो कि बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है उसमें किसी एक इंडिविजुअल का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, या उस इंडिविजुअल के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरी एक ABC फर्म है, उसमें किसी एक एक्स नाम के पर्सन का 20% या उससे ज़्यादा का क्या है, प्रॉफिट का राइट है, क्योंकि मैं फर्म की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा। तो 20% या उससे ज़्यादा का क्या है, प्रॉफिट का राइट है। या ये बोल रहा है कि रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, तो जैसे मैं एक्स हूँ और मेरी क्या हो गई, वाइफ हो गई वाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो वाई ने जनरली क्या कर रखा है, ABC फर्म के 20% या उससे ज़्यादा के राइट ले रखे। तो ये बोल रहा है रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, तो ये भी एक तरीके से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहा है और ये भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहा है, क्योंकि इसमें रिलेटिव भी आ गए। क्योंकि वाई मेरी पत्नी है, मैं एक्स हूँ, तो इसका मतलब इसमें रिलेटिव दोनों ही इंक्लूड हो गए। तो किसी के साथ भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है और पेमेंट में गड़बड़ लग रही है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउड कर सकता है उस एक्सेस अमाउंट को या अनरीजनेबल अमाउंट को। A company which has a substantial interest in the business or profession of the assessee or the director of such company or relative of such a director। देखिए अब वही पुराने पॉइंट है, वैसे आप देखिए यहाँ पे भी ये पुराना पॉइंट दिखेगा, ये भी आपको पुराना पॉइंट दिखेगा, ये भी आपको पुराना पॉइंट दिखेगा जो आप ऊपर पढ़ोगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फर्म HF AOP विच हैज़ ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी, असेसी के बिजनेस में इस फर्म का HF का या AOP का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या इनके मेंबर का, जैसे हम AOP की बात करते हैं तो AOP के मेंबर, HF के क्या बोलेंगे, मेंबर, और फर्म के क्या बोलेंगे, पार्टनर। तो पार्टनर या मेंबर का हिस्सा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या उनके रिलेटिव का, पार्टनर या मेंबर के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तब जाके भी रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। वैसे ही कंपनी के केस में क्या आएंगे, डायरेक्टर आएंगे और डायरेक्टर के रिलेटिव आएंगे। तो कंपनी खुद आएगी, कंपनी के डायरेक्टर आएंगे और डायरेक्टर के रिलेटिव आएंगे। वैसे फर्म AOP HF में क्या आएंगे, उसके पार्टनर मेंबर ये सब कुछ आ जाएंगे और पार्टनर मेंबर के भी रिलेटिव आ जाएंगे। तो इसलिए एक बार पढ़ के देख लेना, सिंपल सा पार्ट है। एक्सिस और अनरीजनेबल क्या बोल रहा है, वेदर एनी एक्सपेंडिचर इज इन एक्सिस और अनरीजनेबल इज टू बी डिसाइडेड आफ्टर कंसिडरिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस और फैसिलिटी फॉर विच पेमेंट इज मेड। तो आपको पता है कि अगर मैं अपने रिलेटिव से कोई सर्विसेज ले रहा हूँ, या मान के चलिए मैंने बोला कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मेरे ब्रदर क्या करता है, उस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रॉ मटेरियल क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो वही मैंने क्या कर दिया कि मार्केट में प्राइस चल रही है 15 रुपीज़ की, और मैंने अपने भाई से क्या कर दिया, 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीद लिया। तो मैंने 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जानबूझ के खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। मार्केट वैल्यू ये चल रही थी और मैंने 20 रुपीज़ में दिखा दिया। तो जानबूझ के मैंने एक्सपेंडिचर दिखाया जिससे मेरा प्रॉफिट कम दिखे, मुझे टैक्स कम देना पड़े। तो वो एक्सेस और अनरीजनेबल हो जाएगा और 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो कह रहा है और द लेजिटिमेट नीड ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी, इसका मतलब एक्सेस अनरीजनेबल कब माना जाएगा, कि जो भी मेरे बिजनेस की लेजिटिमेट नीड थी, लीगल नीड थी, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा, ठीक है, या मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। और द बेनिफिट अराइजिंग टू द असेसी देयर फ्रॉम, उससे मुझे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही अपने खर्चे दिखा दिए। तो मैंने नॉशनली या जानबूझ के अपने खर्चे नहीं दिखाए हों, वो रियल के खर्चे होने चाहिए और वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तब जाके वो रीजनेबल कहलाएंगे, वो एक्सेसिव नहीं कहलाएंगे। फिर बोल रहा है वेयर एन असेसी सेल्स इज गुड्स एट ए लोअर रेट। अब देखिए गुड्स को भी कम रेट पे बेच रहा है, तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इस सेक्शन में पेमेंट का पार्ट है, रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। तो ये बोल रहा है वेयर एन असेसी सेल्स इज गुड एट ए लोअर रेट देयर इज नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे वो पेमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो उसको कम रिसीव्ड होगा अमाउंट। तो बोल रहा है हैंस सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी इन्वोक्ड, इसका मतलब इसके प्रोविजन इस पे अप्लाई नहीं होंगे। और हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक्सिस है या अनरीजनेबल है, क्योंकि ये तो लोअर है और ये किसके केस में है, गुड्स बेचने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जो भी प्रोविजन की बात करते हैं वो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं। सिंपल सा पार्ट था। अब देखिए अगला पार्ट है आपका सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3A का पार्ट। कह रहा है कंसीक्वेंसेज ऑफ पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। देखिए जो ये आपने पार्ट है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि वो एक्स्ट्रा सेक्शन एक तरीके से आ गया था, लेकिन नॉर्मल जो ये पहले से सेक्शन था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए था, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए था, एक तरीके से उसकी बात कर रहा था। तो आप याद रखना कि अगर आप किसी से गुड्स या सर्विसेज लेते हो और जो पेमेंट है वो 10,000 से कम है, चाहे वो कैश में हो चाहे कैसे भी हो, 10,000 से कम है वो तो अलाउड होगा, लेकिन 10,000 से ऊपर है तब जाके मेन दिक्कत आती है। तो जब 10,000 से ऊपर है तो लीगली ट्रांजैक्शन होने के लिए अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से, क्योंकि इससे क्या होता है सामने वाले का अकाउंट नंबर पता रहता है, उसके अकाउंट में ही जाता है अमाउंट, तो ये पता रहता है कि जिसको पेमेंट किया गया है उसके ही अमाउंट में, उसके ही अकाउंट में गया है, जिससे कोई भी ब्लैक मनी का खतरा नहीं रहता।
तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम के थ्रू किया गया। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम के थ्रू। आपको पता है कि नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, उसके थ्रू, या कोई भी ऑनलाइन मोड होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा। जैसे देखिए मेरे को क्या है कि अपने एक कंप्यूटर की एजेंसी मैंने ले रखी है RSIT, तो उसकी फ़ीस का पेमेंट करना पड़ता है। तो जो मैं पेमेंट करता हूँ वो किसके थ्रू करता हूँ? नेट बैंकिंग के थ्रू। और उन्होंने अपनी एक सर्विस दे रखी है पेयू, रेजर पे, इस तरीके से उसके थ्रू करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बीम ऐप होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया। तो किसी न किसी के थ्रू आप पे कर रहे हो, तो वो लीगल करने के लिए किया गया है कि 10,000 से जो भी आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो कि कैश में ना करो, आप क्रॉस चेक के थ्रू ना करो। अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक नहीं। बियरर चेक नहीं होना चाहिए। बियरर मतलब क्या हो गया? सेल्फ चेक, जिस पे एक तरीके से अकाउंट पे में तो क्या होता है, जैसे मैंने जिसका नाम लिखा, जिसको मैं चेक दूंगा वो बैंक में जाएगा, ठीक है, वो अपना पीछे बैंक अकाउंट नंबर ये सब कुछ लिखेगा, साइन करेगा, और उसके बेसिस पे उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। वो तो अकाउंट पे ही चेक हो गया। और जनरली अकाउंट पे में ऐसे करना पड़ता है, लाइन खींच के अपन को अकाउंट पे ही लिखना पड़ता है। लेकिन एक सेल्फ चेक हो गया जिसमें जनरली पार्टी का नाम ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है? सेल्फ। तो जिसके पास भी ये चेक होगा वो निकाल के आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि वो क्रॉस चेक नहीं होना चाहिए, सेल्फ चेक नहीं होना चाहिए, बियर चेक नहीं होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए अगर वो 10,000 से ज़्यादा का। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन और भी है कि 35,000 का पार्ट आ जाता है, लेकिन वो कब? अगर आप जिससे फैसिलिटी ले रहे हो वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है जिससे आपने गुड्स मंगवाए हैं, तो अगर आप जो भी पेमेंट कर रहे हो या जब भी आप गुड्स भिजवाते हो, तो आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है उसको जो पेमेंट कर रहे हो, अगर वो 35,000 से ज़्यादा का कर रहे हो, तो उस केस में जो भी पेमेंट होना चाहिए वो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से होना चाहिए, ECS, नेफ्ट, RTGS के थ्रू होना चाहिए, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होना चाहिए, तब जाके ही वो अलाउड होगा, वरना वो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेबिलिटी में ढंग से पढ़ना है। ये बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज़ बीन मेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन ए डे, अदरवाइज देन, तो इसका मतलब ये लीगल है। तो देखिए इसको छोड़ दीजिए एक बार, ठीक। अब देखिए ट्रीटमेंट 100% ऑफ सच पेमेंट शैल बी डिसअलाउड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनको छोड़ के अगर आप पेमेंट करते हो जैसे कैश में, क्रॉस चेक में, या सेल्फ चेक के अकॉर्डिंग पे करते हो, जैसे मैंने आपको बताया बियरर चेक बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग पे करते हो, तो वो कैश की तरह ही माना जाएगा, क्योंकि वो 10,000 से ज़्यादा का आपका पार्ट हो गया, तो 100% डिसअलाउड हो जाता है। लेकिन इनके थ्रू, इनके थ्रू, इनके थ्रू, इनके थ्रू करते हो, तो उस केस में वो अलाउड हो जाएगा। समझ गए? तो 100% डिसअलाउड कब होगा? जब इनके थ्रू नहीं किया गया। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 यही बता रहा है। एक्सेप्शन में क्या दे रखा है? इन केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेज। इसका मतलब कोई आपने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हेल्प ली और ये बोला कि मुझे ये गुड्स चाहिए क्योंकि सामने वाले से मैंने मंगाए हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो गुड्स लाने का काम कर रही है और हमसे पेमेंट ले रही है। तो कितना पेमेंट लेगी? अगर वो 30,000 का ले रही है, 20 का ले रही है, 35,000 तक का ले रही है, तो कैश में भी चल सकता है और हमें पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर 35 से ज़्यादा का है, तो वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम, या ऑनलाइन मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही होना चाहिए। अगर उनके थ्रू नहीं है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दे रखा है, द लिमिट ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन इंक्रीज अप टू ₹35,000। द मॉनेटरी लिमिट फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 आर एज फॉलोज। केस क्या दे रखे हैं? पेमेंट मेड फॉर अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस, मैंने क्या बताया 35,000 तक की है, और पेमेंट मेड फॉर अदर एक्सपेंसेस 10,000 की है। इसका मतलब इससे कम या इतने तक का अमाउंट कैश में हो सकता है, क्रॉस चेक के थ्रू हो सकता है, बियरर चेक के थ्रू हो सकता है। लेकिन इससे ऊपर के अमाउंट के लिए जो मैंने 4 बताई चीज़ें, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मोड, उसके थ्रू होना चाहिए। ये जरूर याद रख लेना। अब देखिए आपको अदर पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं उसमें क्या है। देखिए इस लाइन को पढ़ने से पहले क्या करते हैं कि एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे आपको ये पर्टिकुलर पूरा आइडिया हो जाएगा। देखिए मान के चलिए मैं ABC लिमिटेड हूँ, मैंने एक्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कोई एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली और जो बिल बना वो कितने का बना? 20,000 का बना। मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, मान के चलिए कि 25 मार्च 2020 को मैंने सर्विस ली, यानी 1920 प्रीवियस ईयर में ली, ठीक है। तो 20,000 मैंने अपने 1920 के खर्चों में दिखा दिए, अलाउड कर दिए, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करा। लेकिन अब बाद के ईयर में मैंने क्या कर दिया, यानी जब 2021 आया तो मैंने जो पेमेंट किया वो कैश में कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ऊपर प्रोविज़न हम देख रहे थे 40A सबसेक्शन 3, उनके प्रोविज़न का मैंने वॉयलेशन कर दिया, उसको मैंने तोड़ दिया। तो इसका मतलब मैंने कैश में पेमेंट कर दिया। तो जो पहले मैंने खर्चा लिया था वो क्या हो जाएगा, अब मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि पिछले साल खर्चा ले लिया वो तो मेरी इनकम की कंपटीशन का पार्ट हो गया। अब मैं उसको, ये तो नहीं है असेसिंग ऑफिसर ये तो नहीं बोलेगा कि इसको डिसअलाउड करते हैं, क्योंकि वो तो मैंने अलाउड कर लिया था।
और मैंने पेमेंट कब किया, बाद में किया, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न भर गई थी उसके बाद पेमेंट किया, लेट पेमेंट किया उस पार्टी को, और जो पेमेंट किया वो गलती से कैश में पेमेंट कर दिया, तो मेरी इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा जिस ईयर में, यानी जिस प्रीवियस ईयर में मैंने पेमेंट किया। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, उस साल पेमेंट कर रहा हूँ और ज़्यादा कर दिया तो असेसिंग ऑफिसर उसी साल डिसअलाउड कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इनकम की कंपटीशन हो रही है। तो उस केस में क्या है, सीए को भी पता होगा, तो सीए जब भी आपके अकाउंट चेक कर रहा होगा तो वो यही देखेगा कि पेमेंट ज़्यादा तो नहीं है, तो वो बाकी अमाउंट को क्या करेगा, डिसअलाउड करने के लिए करेगा, या अपने हिसाब से वो तिकड़मबाजी करेगा, यानी सेट ऑफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले अलाउड कर दिए, फिर अगले साल हम क्या कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा का, या अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का पार्ट है तो 35,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या गड़बड़ हो गई कि पहले हमने अलाउड एक्सपेंडिचर ले लिए, बाद में क्या हो गया, वो एक तरीके से प्रोविजन का वायलेशन हो गया, तो उस केस में वो हमारी इनकम का पार्ट हो जाएगा जितना भी हमने पेमेंट किया है। तो ये बोल रहा है वेयर एन अलाउंस हैज़ बीन मेड in the assessment for any year in respect of any liability incurred by the assessee for any expenditure। इसका मतलब है assessee ने कोई सर्विस ली है जिसके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, जिसके लिए कोई एक्सपेंडिचर का पार्ट था, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर हुआ उसके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर द असेसी मेक्स एनी पेमेंट इन वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन। मतलब पहले खर्चों के फॉर्म में दिखा दिए, लेकिन बाद में क्या कर दिया, प्रोविजन का वायलेशन कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, क्रॉस चेक के थ्रू कर दिया, ऐसे हो गया, और 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर दिया, सीधी सी बात। तो बोला देन द पेमेंट सो मेड शैल बी डीम टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ सच सब्सिक्वेंट ईयर। तो उस पर्टिकुलर ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी, पीजीबीपी का हिस्सा बन जाएगा। देखिए ये बोल रहा है, समझ गए। तो ये है सेक्शन 40A सब सेक्शन 3A। तो अभी हमने देखा कि 40A 3 को फॉलो करना है, नहीं करोगे तो 40A 3A का पार्ट लग जाएगा कब, आने वाले साल में, जब भी आप क्या करते हो, गलती से रूल्स को तोड़ देते हो और ज़्यादा पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ये है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ एन असेसी मेक्स पेमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बिल, दोनों ही बिल 10,000 से ज़्यादा के नहीं है, कमी है, या 35,000 से ज़्यादा के नहीं है, कमी है। 35,000 से कम के जनरली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के केस में याद रखना, और 10,000 बाकी सारे बिजनेस के केस में। एट द सेम टाइम इन कैश टू द सेम पर्सन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3 इज नॉट अट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं ए लिमिटेड हूँ, मैंने एक्स एसोसिएट से कोई सर्विस ली, 2 बिल बने, एक तो 101 नंबर का और एक 105 का। 101 का जो बिल था उसकी वैल्यू थी 8,000 और 105 की वैल्यू थी आपकी 4,000। टोटल मिला के देखिए वो 12,000 हो रहा है। पेमेंट क्या कर दिया, सेम पर्सन को मैंने सेम टाइम पे कर दिया। ए लिमिटेड ने क्या कर दिया, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट सेम टाइम पे कर दिया, लेकिन देखिए बिल अलग अलग थे, 101 105। तो बोल रहा है कि अगर असेसी पेमेंट करता है 2 डिफरेंट बिल के एक साथ, तो उसकी वैल्यू देखिए कि वो 10,000 से कम आ रही है सिंगल। तो जब भी 2 बिल या उससे ज़्यादा बिल हो तो आप अलग अलग बिल की वैल्यू देखिए। अगर वो जो मॉनेटरी लिमिट है उससे कम हो रहा है, अगर मॉनेटरी लिमिट से कम हो रहा है तो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा, यानी सेक्शन 40A3 का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपको अलाउड हो जाएगा याद रखना, और अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, वो डिसअलाउड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो बोला ना, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 इज नॉट अट्रैक्टेड। क्यों, क्योंकि अमाउंट आपका 10,000 से कम है और यहाँ पे भी 10,000 से कम है। तो टोटल में नहीं देखना, अगर 2 या उससे ज़्यादा बिल है और जो पेमेंट कर रहे हैं वो सेम ही पर्सन को कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन को कर रहे हो तो भी यही होता है, सीधी सी बात है। एक पर्सन के नाम पे 101 का बिल था और कोई दूसरा पर्सन है, तब भी क्या होगा, एक 8 का एक 4 का है, वो तो अलग अलग ही देखोगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, तब कन्फ्यूजन रहता है। आप क्या बोलते हो, सर सेम पर्सन को हमने 12,000 पे कर दिए तो वो तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपने चाहे क्या पेमेंट किया है कैश में 8,000 का और 4,000 का पेमेंट किया है, किस में किया है, कैश में किया है, सेम डेज पे किया है, लेकिन बिल अलग अलग है, तो उस केस में अलग अलग वैल्यू देखी जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इफ़ असेसी मेक्स पेमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बिल्स नन ऑफ देम एक्सीड ₹10,000, मतलब दोनों बिल 10,000 से कम के ही होने चाहिए। एट द सेम टाइम इन कैश, जो पेमेंट किया गया है सेम टाइम में कैश में पेमेंट किया गया है सेम पर्सन को, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 इज नॉट अट्रैक्टेड। अच्छी बात है। फिर बोल रहा है इफ़ एन असेसी मेक्स पेमेंट ऑफ ए सिंगल बिल, जो कि 10,000 या उससे ज़्यादा का हो रहा है, सॉरी 10,000 से ज़्यादा का हो रहा है या 35,000 से ज़्यादा का हो रहा है। 35,000 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के केस में हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर से हमने सर्विस ली है गुड्स को लाने ले जाने के लिए जो भी है, तो उसका जो पेमेंट है वो 35,000 से ज़्यादा का हो रहा है सिंगल बिल का, ऑन डिफरेंट डेज टू द सेम पर्सन इन कैश। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल कवर करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये बोल रहा है तब भी प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड एनी ऑफ द पेमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10,000 और ₹35,000। तो एक बार एक एग्जांपल कवर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल कवर कर लिया है, सेम एग्जांपल है। ए लिमिटेड ने एक्स एसोसिएट से सर्विस ली, बस अमाउंट चेंज कर दिया है। तो देखिए कितने की सर्विस ली, 27,000 का एक सिंगल बिल बना,
अब मैंने डबल बिल नहीं बोला है, सिंगल बिल बोला है 27,000 का, और ये मान के चल रहा हूँ कि ये नॉर्मल सर्विस थी जिस पे जो मॉनेटरी लिमिट थी वो 10,000 की थी, तो 27,000 का। अब मैंने ए लिमिटेड ने यानी मैंने एक्स एसोसिएट को जो पेमेंट किया है वो अलग अलग दिन पेमेंट किया है, 9,000 9,000 9,000। तो आपको पता है कि वो 10,000 से ज़्यादा नहीं बन रहा। कह रहा है प्रोवाइडेड एनी ऑफ द पेमेंट डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 10,000, और कब किया गया है, डिफरेंट डेज को पेमेंट किया है। अगर मैं उसी दिन पे करता तो टोटल मिला के वो 27 हो जाता, चाहे मैं 2 का भी पेमेंट करता तब भी वो डिसअलाउड हो जाता। क्यों होता, क्योंकि 2 का मतलब हो गया 9 + 9 18, और एक ही दिन में मैंने 10,000 से ज़्यादा का कैश में पेमेंट कर दिया। देखिए चेक से करो चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 10,000 से अगर आप ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो, तो अगर आप कैश से कर रहे हो, क्रॉस चेक से कर रहे हो, या रखना बेरर चेक से कर रहे हो, तो वो डिसअलाउड हो जाता है। यहाँ पे डिसअलाउड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो 9,000 कैश में पेमेंट किया है, 9,000 कैश में पेमेंट किया है, 9,000 कैश में जो कि 10,000 से कम है, और अलग अलग दिन पे किया है। क्या करा है, अलग अलग दिन किया है, इसलिए वो डिसअलाउड नहीं हुआ। अगर एक ही दिन में कर लेते तो वो डिसअलाउड हो जाता पूरा का पूरा अमाउंट। वैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेयर पेमेंट इज मेड ओवर ₹10,000 और ₹35,000 एट ए टाइम, partly by account pay check and partly in cash, but the payment in cash alone at one time does not exceed ₹10,000 or ₹35,000, SS is not attracted by section 48 subsection 3। इसका मतलब अलाउंस मिल जाएगी, एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मान के चलिए कि आपने सर्विस ली, वही ए लिमिटेड ने XYZ एसोसिएट से 15,000 का बिल बना, ठीक है, जिसमें से मान के चलिए 6,000 तो चेक से पे कर दिए और 9,000 कैश में पे किए। तो आप देख सकते हो 6,000 चेक से पे किए, तो बाकी 9,000 देखेंगे, तो जो 10,000 की जो लिमिट देखेंगे बाकी 9,000 के लिए देखेंगे, और वो 9,000 जो है वो 10,000 के अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल मिला के पूरे 15,000 अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि चेक से तो वैसे अलाउ होता है, और जो कैश है उसमें लिमिट देखी जाती है कि 10,000 के अंदर आ रही है। अगर 10,000 से ज़्यादा होती तो अलाउड नहीं होती, सीधी सी बात है। ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट ही अलाउड नहीं होता। कहने का मतलब अगर मैं यही 20,000 अमाउंट बोल देता हूँ और ये बोलता हूँ कि 6,000 चेक से पे किया है और बाकी 14,000 कैश से पे किया है, तो ये कैश डिसअलाउड हो जाएगा, बस 6,000 ही अलाउड होगा, ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये आपने कैश से पे किया। ठीक, तो बोल रहा है बट पेमेंट इन कैश अलोन एट वन टाइम डज नॉट एक्सीड 10,000, वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा और सारा का सारा खर्चा अलाउड हो जाएगा, और अगर ज़्यादा कर दिया तो प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा और खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये बोल रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन सच एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 37। ये बोल रहा है कि जो भी आपने सेक्शन पढ़ा ये कब अट्रैक्ट होगा, अगर आपने खर्चों को क्लेम किया है 30 से 37 के अकॉर्डिंग, नहीं तो नहीं होगा। यानी आपने कोई स्पेसिफिक डिडक्शन ली हुई है या आपने कोई जनरल डिडक्शन ली हुई है। अब देखिए एक्सेप्शन से पहले, क्योंकि एक्सेप्शन तो पॉइंट वाइज है, सिंपल से हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं एग्जाम्पल। ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़े उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल है, इससे थोड़ा सा क्या होगा आपको आइडिया हो जाएगा, और जो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल बना के वही जनरली इसमें कवर कर रखें तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें बोल रहा है इफ़ एन असेसी मेक्स पेमेंट टू मिस्टर एक्स अगेंस्ट ए बिल ऑफ ₹50,000 ऑन सेम डे बट एट डिफरेंट टाइम। अब देखिए उसी दिन याद रखना, डिफरेंट डेज नहीं बोल रहा, डिफरेंट टाइम बोल रहा है। मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक पर्सन हूँ, यानी मैं कोई भी, जैसे ABC लिमिटेड मैंने बोल दिया, मैंने मिस्टर एक्स से सर्विस ली और मिस्टर एक्स ने जो बिल बनाया वो कितने का बनाया, 50,000 का बनाया, और मैंने जो पेमेंट किया मिस्टर एक्स को उसी दिन पेमेंट कर दिया। लेकिन कैसे किया है, एक बार मैंने 10,000 पे किए, सुबह कितने बजे, 11 बजे पे किए, फिर मैंने 1 बजे उसको 15,000 पे किए, फिर 3 बज गए तब मैंने उसको 25 पे कर दिए। तो कितने हो गए, 25 + 15 40, 40 + 10 कितने हो गए, 50,000। तो मैंने एक ही दिन में पूरा पेमेंट किया है, और वो भी किस में किया है, कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, और चाहे ये देखो ये बोल रहा है कि जो पेमेंट है ना, देखो चलो ये तो मैंने 10,000 बता दिया, 15 बता दिया, ज़्यादा पेमेंट बता दिया, चलो मैं बोल रहा हूँ कि 9,000 9,000 9,000 ऐसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जान पूछ के मैं 10,000 से कम पेमेंट कर रहा हूँ अलग अलग बार में, लेकिन कर तो एक ही दिन में रहा हूँ। तो अगर एक ही दिन में टोटल अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का हो जाता है और कैश में पेमेंट हो रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है इफ़ एन असेसी मेक्स पेमेंट टू मिस्टर एक्स अगेंस्ट ए बिल ऑफ ₹50,000 ऑन सेम डे बट एट डिफरेंट टाइम बट ईच टाइम द अमाउंट ऑफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड 10,000, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाहे 9,000 भी किया है लेकिन वो एक ही दिन में 9,000 9,000 9,000 ऐसे किया है। देखिए जैसे 5 बार तो पेमेंट क्या कर दिया 45,000 का, और बाकी जो 5,000 वो भी उसी दिन पे कर दिए, तो टोटल मिला के 50,000 का पेमेंट उसी दिन कैश में किया है, इसलिए डिसअलाउड है। समझ गए। अब देखिए अगला 2 बिल का,
यहाँ पे बोल रहा है इफ एन एसएससी मेक्स पेमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बिल नन ऑफ देम एक्सीड ₹10,000 एट द सेम टाइम टू द सेम पर्सन इन कैश, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 इज नॉट अट्रैक्टेड। अब मैं जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, मैं एग्जाम्पल कवर कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स ने वाई को कितने पे किए, 12,000 पे किए कैश में। क्यों? क्योंकि एक तो बिल नंबर था 482 का जो कि 7,000 का था, और एक बिल नंबर था 572 का जो कि 5,000 का। इसका मतलब एक्स ने वाई से सर्विस ली होगी, 2 बिल की सर्विस ली होगी, कहने का मतलब 2 बार सर्विस ली होगी, 2 बिल बने, एक 7,000 का बना और एक 5,000 का बना, लेकिन जो पेमेंट है वो एक साथ कर दिया, तो ये डिसअलाउड नहीं होगा। क्योंकि अलग अलग केस में देखिए, आपको बताया कि 10,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, 10,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही। नथिंग शैल बी डिसअलाउड अंडर दिस सेक्शन, मतलब पूरे 12,000 अलाउड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बिल है। वैसे ही बोल दिया कि एक सिंगल बिल है लेकिन अलग अलग डेट को पेमेंट किया गया है, तो अगर वो 10,000 से कम है तो अलाउड हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो अलाउड नहीं होगा। तो देखिए इफ़ एन एक्सिस बोल रहा हूँ सॉरी, इफ़ एन असेसी मेक्स पेमेंट ऑफ ए सिंगल बिल एक्सीडिंग ₹10,000 ऑन डिफरेंट डेज टू सेम पर्सन इन कैश, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 इज नॉट अट्रैक्टेड प्रोवाइडेड एनी ऑफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10,000। यही बोला मैंने आपको। तो एक्स ने वाई से सर्विस ली, एक्स ने वाई को एक बिल जो 421 है जिसका बिल का अमाउंट था 23,000, उसके अगेंस्ट कैश में पेमेंट किया है अलग अलग डेट को, डिफरेंट डेज को। तो देखो 7 दिसंबर 19 को पेमेंट किया 8,000, जो कि 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये अलाउड हो जाएगा, ये भी अलाउड हो जाएगा, अलग डेट को है, ये भी अलग डेट को है, ये भी अलाउड हो जाएगा। तो ये बोला नथिंग शैल बी डिसअलाउड, इसका मतलब पूरा का पूरा पार्ट अलाउड हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेयर पेमेंट इज मेड ओवर ₹10,000 एट ए टाइम, partly by account pay check and partly by cash, but the payment in cash alone at one time does not exceed ₹10,000. Assessed is not attracted by section 48 subsection 3. इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था 15,000 वाला एग्जांपल, जिसमें क्या बताया कि 6,000 चेक से पे कर दिए और बाकी 9,000 क्या करे, कैश से पे किए। तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमाउंट जो जा रहा है वो 10,000 से कम का जा रहा है। 9,000 कैश से पे किए, 6,000 तो चलो चेक से है तो वो तो अलाउड ही है, लेकिन 9,000 क्यों अलाउड हो गए? क्योंकि वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एक्स पेड टू वाई अगेंस्ट बिल 712, इसका मतलब एक्स ने वाई से सर्विस ली, वाई ने जो बिल दिया वो 712 नंबर का बिल दिया, टोटल अमाउंट था 50,000 का। एक्स ने जो पेमेंट किया है वो अकाउंट पे चेक से 42,000 और बियरर चेक से 3,000 और कैश से 5,000, टोटल मिला के जो नॉर्मल चेक से पे करते हैं, आपको पता है अकाउंट पे ही चेक होता है, बियरर चेक को कैश की तरह ही माना जाता है। यानी आप बोल सकते हैं देखिए 5,000 प्लस 3,000 कैश के फॉर्म में माना जा रहा है, यानी 8,000। तो आपको पता है कि वो भी 10,000 के अंदर ही आ रहा है, कह रहा है ना, बट द पेमेंट इन कैश अलोन एट वन टाइम डज नॉट एक्सीड 10,000। तो ये बेयरर चेक भी 3,000 और कैश भी 5,000 है, जो कि डिसअलाउड था, आपको पता है, लेकिन वो कब होता है? जब 10,000 से ऊपर का पार्ट होता है। तो ये तो 8,000 ही है, तो ये अलाउड ही होगा। तो यहाँ पे बोला नथिंग शैल बी डिसअलाउड। अब देखिए अगले में बोल रहा है इफ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी डिसअलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देन डिसअलाउंस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अलाउड पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। जैसे अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं तो ये है 40A सबसेक्शन 3 एक तरीके से। उससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा 48 सबसेक्शन 2, जिसमें हमने क्या बोला, रिलेटेड पर्सन को असेसी क्या करता है, कोई भी पेमेंट करता है तो अगर वो असेसिंग ऑफिसर की नज़रों में क्या है, उसका कुछ पार्ट अनरीजनेबल है तो हटा दिया जाएगा, वो अलाउड नहीं किया जाएगा। तो बाकी जो अमाउंट बचा उस केस में इसका प्रोविज़न देखा जाएगा कि कैश में किया गया है या नहीं किया गया। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम हिज ब्रदर ऑफ ₹14,000, मार्केट वैल्यू विच इज़ 8,000। आप देख सकते हैं कि 14,000 का गुड्स है, 14,000 में खरीदा था ब्रदर से, जानबूझ के ज़्यादा दिखाने के लिए ताकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाई जा सके, लेकिन मार्केट वैल्यू 8,000। तो असेसिंग ऑफिसर ने सिर्फ 8,000 ही अलाउड किया होगा, 6,000 अलाउड नहीं करा, तो वो तो डिसअलाउड हो गया। किसके अंदर? 40A सबसेक्शन 2 में। अब देखिए नथिंग शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(3) एज अलाउड एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड ₹10,000। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो अलाउड एक्सपेंडिचर था वो कितने का था, फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 8,000 का था। अब यही देखेंगे कि कैश में कितना पेमेंट किया है, चाहे 14,000 कैश में पेमेंट किया हो ऐसे बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि रियल में पेमेंट किया ही नहीं होगा। यहाँ पे एक्स क्या बोल रहा है कि मैंने तो रियल में अपने ब्रदर को 14,000 पे किया है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू 8,000 है, तो 6,000 इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 48 सबसेक्शन 2 यानी दूसरे प्रोविजन से डिसअलाउड कर रहा हूँ। तो बोल रहा है कि बाकी जो डिसअलाउंस का पार्ट है वो क्या देखेंगे, जो अलाउड पोर्शन है, तो अलाउड पोर्शन कितना है 8,000 है, उसमें देखेंगे। अब देखिए वो 10,000 के अंदर आ रहा है 8,000, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर अलाउड है, कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, बाकी 8,000 के लिए देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि देन डिसअलाउंस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अलाउड पोर्शन, बाकी अलाउड पोर्शन के लिए जो भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है।
तो ये बोला है नथिंग शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 एज अलाउड एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड ₹10,000। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है द मॉनेटरी लिमिट फॉर पेमेंट टू रोड कैरियर इज ₹35,000। देखिए इसमें जो पार्ट दे रखा है उसमें आपको पता है कि 35,000 की लिमिट है, तो उससे ऊपर जो भी कैश में पेमेंट हो रहा है वो अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमने 10 के जितने भी एग्जांपल देखे 10,000 के, वैसे ये 35,000 के, तो ऐसे सोच सकते हैं। पर इसमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स मेड फॉलोइंग पेमेंट इन कैश टू ए रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। मिस्टर एक्स ने इस रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को कैश में पे किया रेस्पेक्टिव बिल्स के लिए। अब देखिए एक मिस्टर ए को पे किया 23,000, एक मिस्टर बी को पे किया 32, एक मिस्टर सी को पे किया 37। अब देखिए 35 से ज़्यादा ये हो रहा है जो कि कैश में पे किया है। अलग अलग बिल है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग ट्रांसपोर्टर है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो पेमेंट किया गया है एक दिन में एक पार्टी से रिलेटेड आप देख रहे हो, तो 23 किया गया है, 32 किया गया है। अब देखिए 10 मई को किया, 10/12 को किया, ये 10 जनवरी को किया 37,000, तो आपको पता है कि ये डिसअलाउड हो जाएगा। तो बोला पेमेंट मेड टू मिस्टर सी शैल बी डिसअलाउड फुली अंडर सेक्शन 48 सबसेक्शन 3, इसकी बात कर रहा है। फिर देखिए लास्ट में हमने देखा था वही जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में आपने एक्सपेंडिचर अलाउड कर दिया जैसे ही इंकर हुआ था, चाहे आपने पे नहीं करा, लेकिन बाद में आपने क्या करा 10,000 से ज़्यादा कैश में पे कर दिया, तो पूरा का पूरा खर्चा क्या हो जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगा जिस साल आपने 10,000 से ज़्यादा कैश में पे कर दिया। तो ये बोल रहा है वेयर एन अलाउंस हैज़ बीन मेड इन द असेसमेंट ईयर in respect of any liability incurred by the assessee for any expenditure and subsequently during any previous year the assessee makes any payment in respect thereof in a sum exceeding ₹10,000 otherwise than by account pay check or account pay bank draft, the allowance originally made shall be considered as income of the previous year in which such payment has been made। देखिए जब भी आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो आप एक एक करके देखो, आप एग्जाम्पल के साथ कवर करो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन 7 जुलाई 19 फॉर ₹60,000, और उसने क्या कर दिया जो प्रीवियस ईयर 1920 यानी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो भी एक्सपेंडिचर था उसका क्लेम ले लिया, यानी डिडक्शन ले ली। ऑन 7 जुलाई 2021 मतलब उसके 2 साल बाद ही पेड टू क्रेडिटर ₹60,000 इन कैश। अब देखिए जो बोल रहा है कि जो पेमेंट किया गया है अगर अकाउंट पे ही चेक से नहीं करा, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से नहीं करा, ECS के थ्रू नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू नहीं किया, लेकिन कैश के थ्रू कर लिया, तो पहले तो खर्चे ले लिए थे 19-20 में यानी असेसमेंट ईयर 2021 में, प्रीवियस ईयर 1920 में ले लिए थे, लेकिन बाद में कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो जिस वक्त आपने कैश में पेमेंट किया और 10,000 से ज़्यादा हो गया तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, मतलब 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में। Since amount has been paid in cash in excess of 10,000, therefore the allowance originally made shall be considered as income of the previous year in which such payment has been made, that is previous year 21-22। तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने पहले खर्चा ले लिया फिर आपने उसको कैश में पे कर दिया, तो आपने गलती कर दी, तो जिस वक्त आपने कैश में पे करा वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो लास्ट बचा हुआ है एक्सेप्शंस रूल 6DD। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि जो 10,000 से ऊपर का पेमेंट है या 35,000 से ऊपर का पेमेंट है तो आपको पता है डिसअलाउड क्यों होता है, क्योंकि आप अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट नहीं करते, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से नहीं करते, आप है ना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करते या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर आप उसका यूज़ भी नहीं करते हैं तब भी वो अलाउड हो जाएगा अगर आप इन पार्टीज़ को पेमेंट करते हैं, जो आगे दे रखी है, बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। तो बोल रहा है अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 6DD प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48(3) इज नॉट अट्रैक्टेड इवन द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 और 35,000 हैज़ बीन मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड। मतलब अगर आप 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट या 35,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश में भी करते हो, क्रॉस चेक के थ्रू भी करते हो, सेल्फ चेक यानी बियरर चेक के थ्रू भी करते हो, तब भी वो आपको अलाउड हो जाएगा अगर आप इन पार्टीज़ को करते हो। तो आप एक असेसी हो, आपने जो सर्विस ली वो किसके लिए, देखिए जैसे बोल रहा है कि वेयर द पेमेंट इज मेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी बैंकिंग कंपनी, तो आपको पता है कि इसका मतलब कि हम बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक में हम क्या करते हैं कैश जमा कराने जाते हैं 15,000 20,000 40,000, तो आपको पता है कि वो वैसे ही 10,000 से ज़्यादा का हो गया तो वो तो अलाउड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके किसी सब्सिडरी बैंक में, एनी कोऑपरेटिव बैंक और लैंड मॉर्गेज बैंक, एनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और एनी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आ गया। फिर बोल रहा है वेयर द पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट एंड अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय इट सच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। फिर देखिए सी पॉइंट, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर देखिए बोला है वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू ए बैंक, ए मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू ए बैंक, ए बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी अकाउंट इन ए बैंक टू एनी अदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक।
देखिए, जब आपके एक ही बैंक में दो अकाउंट हैं या अलग अलग बैंक में अकाउंट है तो आपको बुक एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि कुछ कुछ क्या है अमाउंट में कभी कभी क्या होती है डिफरेंसेस आ जाता है। तो जो भी पेमेंट का पार्ट या रिसिप्ट का पार्ट, तो यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा है, तो जो भी पेमेंट का पार्ट बना बुक एडजस्टमेंट के थ्रू कि आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली टू ए बैंक, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट। ठीक, एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये सारे एक तरीके से क्या अलाउड है, चाहे ऊपर पेमेंट कर रहे हो आप किसके थ्रू कर रहे हो। देखो यहाँ पे बोल दिया ना वेयर द पेमेंट इज मेड बाय, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू। ऊपर क्या बोला, किसको पेमेंट कर रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या बी में क्या बोला गवर्नमेंट को, सी में क्या बोल रहा है किसके थ्रू कर रहे हो। ठीक है, डी में क्या बोल रहा है, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द पेई फॉर एनी गुड सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड बाय असेसी टू सच पेई, दैट इज बुक एडजस्टमेंट। जैसे अभी हमने बैंक के केस में देखा कि हमारे पास दो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, तो उसमें जो अमाउंट का डिफरेंस है एडजस्ट करना है, तो पेमेंट का पार्ट रह गया कि हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करना है, जो डिफरेंस इसका पार्ट है। तो वैसे ही बोल दिया वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द पेई फॉर एनी गुड्स सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड बाय द असेसी टू सच पेई। तो इसमें भी जनरली बुक एडजस्टमेंट का पार्ट ही है। फिर देखिए बोला वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो आपने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेज किया है, तो उसका पेमेंट क्या है। और द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि जनरली देखिए ये किसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम इतना जनरली उनको नहीं आता, आजकल तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो ये उनको अगर पेमेंट किया तो अलाउड हो जाएगा। द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, मीट, हाइट्स एंड स्किन, जो भी उसकी हड्डियाँ हो गई, चमड़ी हो गई, मीट मतलब मांस हो गया, लाइव स्टॉक मतलब क्या हो गया जानवर हो गए, तो उनका पालन कर रहे हो। मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, खरीदने का काम कर रहे हो, ये बोल दिया। स्किन ये खरीदने का काम कर रहे हो। और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग इनसे रिलेटेड, तो डेयरी आपको पता है मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब हो गया मुर्गी पालन। और फिश प्रोडक्ट मछली या मछली से रिलेटेड उत्पाद खरीद रहे हो। द प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर, ये समथिंग हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया था, जो कि गार्डनिंग इनसे रिलेटेड या टी प्लांटेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो खरीदने का काम कर रहे हो। एपीकल्चर का मतलब होता है शायद बी से रिलेटेड, हाँ मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड गुड्स को आप परचेज कर रहे हो, जो भी चीज़ों को परचेज कर रहे हो, जैसे वैक्स होती है, शहद होता है, हनी होता है, वो करने का काम कर रहे हो। तो ये बोल रहा है किसको आप पेमेंट कर रहे हो, टू द कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल प्रोड्यूस और प्रोडक्ट। तो जिनको भी आप ये पेमेंट कर रहे हो, किसको, कल्टीवेटर को यानी किसान को जो इसको उगा रहा है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है इन आर्टिकल्स को, प्रोड्यूस को, प्रोडक्ट को, उनको पेमेंट कर रहे हो, तो चाहे 10,000 से ऊपर का भी है तो भी आपको अलाउड हो जाएगा। वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर इन ए कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट। ऐसा प्रोड्यूसर जो कि क्या कर रहा है, ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोसेस कर रहा है जिसमें उसने पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करा। ठीक है, तो वो नॉर्मल क्या कर रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्मॉल कोई इंडस्ट्री हो गई, या जैसे एमएसएमई बोलते हैं ना, जिसमें जनरली हम बोल सकते हैं कि पावर का बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो अगर आप उनसे कोई गुड्स खरीद रहे हो, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया और आप खरीद रहे हो, आपने जो पेमेंट किया है, तो अगर आप कैश में भी पेमेंट करोगे ज़्यादा का अमाउंट, तब भी आपको अलाउड हो जाएगा। वेयर द पेमेंट इज मेड इन ए विलेज और टाउन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व बाय एनी बैंक टू एनी पर्सन who ordinarily resides or is carrying on any business, profession or vocation in any such village or town। देखिए, इसका मतलब जनरली बोल रहा है कि जैसे मैंने किसी गांव में, या बोल रहा हूँ कि मैं शहर में पेमेंट किया, तो किस पर्सन को पेमेंट किया, जो जनरली वहाँ पे रहता है उस शहर या गांव में और अपना बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन को कैरी करता है। तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ जिस डेट को, उस दिन बैंक की क्या छुट्टी है, अवकाश चल रहा है। तो बोल रहा है विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज़ नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक, तो किसी रीजन से क्या हो गया, अवकाश हो गया, लेकिन मुझे तो पेमेंट करना ही करना है, तो वो भी अलाउड हो ही जाएगा। वेयर एनी पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द असेसी और द हियर ऑफ एनी सच एम्प्लॉय ऑन और इन कनेक्शन विद द रिटायरमेंट। तो देखिए एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उस एम्प्लॉय को पे कर रहा है अमाउंट। तो आपको पता है कि रिटायरमेंट पे क्या मिलती है, ग्रेचुइटी का पार्ट मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है, या इसी टाइप के जैसे पेंशन हो गई, सिमिलर बेनिफिट मिलते हैं। बस ये बोल रहा है कि ये 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज और डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय on account of gratuity, retrenchment compensation or similar terminal benefit and the aggregate of such sums payable to the employee or is here यानी एम्प्लॉय को या उसके उत्तराधिकारी को does not exceed 50,000, वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो 50,000 तक का जो कैश का पार्ट है वो पे कर सकते हो। वैसे ही अब दे रखे हैं ये आई वाला पॉइंट क्या बोल रहा है,
where the payment is made by an assessee by way of salary to his employee after deducting the income tax from salary in accordance with the provision of section 192 of the act, and when such employee is temporarily posted for a continuous period of 15 days or more in a place other than his normal place of duty or on a ship। तो ये बोल रहा है कि टेम्परली उसको 15 दिन कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर, 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए प्लेस किया गया है जो भी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी था उसके अलावा, या शिप पे कह रहा है और ऑन ए शिप, नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन ए शिप। तो 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए कंटिन्यूस पीरियड के लिए टेम्पररी उसको क्या करा है, अपॉइंट किया गया है, और उसकी जो सैलरी है उस पर TDS काटा गया है आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी, एंड डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप। और देखिए ये भी तो बोल रहा है कि पर्सन क्या है, टेम्परली है, तो उस केस में क्या है, आपने कोई भी उसका बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करा। कहने का मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड अलग से अकाउंट नहीं खुलवाया। कह रहा है डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप। अब देखिए जे पॉइंट आई तो हो गया, आई का ही आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था। जे पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर द पेमेंट वाज रिक्वायर्ड टू मेड ऑन ए डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज आइदर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक। तो जैसे ऊपर पड़ा था विलेज या उससे रिलेटेड पर्सन के केस में, वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक क्या था, क्लोज था, आइदर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे, छुट्टी थी, या स्ट्राइक, हड़ताल होने के कारण, तब पेमेंट किया है तब भी अलाउड हो जाएगा। अब देखिए के पॉइंट में क्या दे रखा है, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। देखिए इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कंसाइनर ने क्या करा, जो कंसाइनी यानी एजेंट है उसको पेमेंट किया है। क्यों? क्योंकि कंसाइनी जितने भी आगे पार्टीज को पेमेंट करेगा गुड्स या सर्विस के लिए वो कैश में ही पेमेंट करेगा। तो बोल रहा है वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट, क्योंकि एजेंट क्या करेगा, आगे जो भी गुड्स या सर्विसेज जो ली गई है, ठीक है, किसके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे, कंसाइनर ने जो भी गुड्स और सर्विस ली है उसके बदले में जो भी वो खर्चा कर रहा है, तो जो भी पेमेंट कर रहा है उसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे एजेंट जो भी खर्चा कर रहा है तो वो भी कैश में कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन यानी कंसाइनर यानी प्रिंसिपल पर्सन टू हिज एजेंट हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। तो उस मेन प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट क्या कर रहा है, गुड्स को खरीदने और एक्सपेंडिचर करने का काम कर रहा है, तो वो भी कैश में करेगा, सीधी सी बात है। फिर देखिए यहाँ पे बोल रखा है लास्ट पॉइंट, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी ऑथराइज डीलर और ए मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रैवलर चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से ये पॉइंट थे, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, मेन पॉइंट थे, बस आपको वही कवर करने हैं। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए वो काफ़ी थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करा है। अब अगली वीडियो में देखेंगे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब इसके 16 से 18 पेज बचे हुए हैं, तो ये आपके अराउंड 3 वीडियो में कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप मान के चलिए 54 से 60 पेज और बाकी जो 6 पेज हैं वो अगली वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। तो 3 वीडियोज़ में आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके आपको MCQs दूंगा, वो ज़रूर आप सॉल्व करना, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। और उसके बाद हम कवर करेंगे कैपिटल गेन का चैप्टर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।